अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा ये डायलॉग मेरी बेटी को भी याद हो गया। कल वो शीशे के आगे बैठी हुई थी मोबाइल लेके और ये डायलॉग बोल बोल के वीडियोस बना रही थी। तो मुझे इतनी हंसी आई। इस बात से मुझे अंदाज़ हुआ कि बच्चे कितना अपने माँ बाप को एडमायर करते हैं, कितना उनको कॉपी करते हैं। मतलब अब अगर हमने उन्हें कुछ सिखाना है ना, तो हमें वो चीज़ खुद करनी पड़ेगी। ये बात मैंने सुनी थी और आज मुझे इस बात का यकीन हो गया कि वाक़ई में अगर हमने उन्हें कुछ सिखाना है ना, तो उनको कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको करने से फ़र्क पड़ेगा। तो माशाल्लाह 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 मेरी बच्ची इतनी शार्प है, इतनी शार्प है कि मतलब अगर मैं कुछ उसे 1 से 2 दफ़ा वो मुझे करते हुए देख ले ना, तो वो समझ जाती है कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होती है। तो एक मैंने उसकी वीडियो रोटी बनाते हुए भी डाली थी। अब अभी माशाल्लाह वो 4 साल की नहीं हुई, लेकिन उसे जितनी परफ़ेक्टली गोल रोटी बनाई थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र ना लगाए। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। एक ये कि जब अभी फ़ातिमा को मैंने कंसीव किया था, मैंने तब नमाज़ स्टार्ट की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे आगे भी कंटिन्यू करने की। तो जब फ़ातिमा को मैंने कंसीव किया हुआ था, तब तो माशाल्लाह से मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी। पता नहीं ऐसा कोई अल्लाह की तरफ से था कि फ़ातिमा इतनी मेरे लिए लकी थी कि मुझे तहज्जुद पढ़ने का भी मौका मिलता था। तो बीच में कोई 1-2 दफ़ा छोड़ी होगी नमाज़ मैंने, 1-2 महीने के लिए, ये इतना मुझे ख़ास याद नहीं है। लेकिन जब से मैंने फ़ातिमा को कंसीव किया है ना, 1-2 महीना अगर मैंने बीच में नमाज़ छोड़ी है, उसके अलावा मैंने ना नमाज़ स्किप नहीं की। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आगे भी मुझे ऐसे ही तौफ़ीक दे और अल्लाह सबको तौफ़ीक दे कि मेरी बच्ची मेरे लिए इतनी लकी थी कि जब से मैंने कंसीव किया तो मैंने नमाज़ स्टार्ट की। और तब तो ख़ैर मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी। अब बच्चों के साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है कि उठा नहीं जाता। एक दफ़ा सो जाऊँ तो फिर इतनी थकी होती हूँ कि नहीं समझ में आता। अक्सर तो फज्र की नमाज़ भी रह जाती है, मतलब हल्की रोशनी हो रही होती है तो मैं उठ के पढ़ती हूँ। तो मतलब इतनी वो मेरे लिए लकी थी ना कि अब तक माशाल्लाह नमाज़ नहीं मैंने छोड़ी। और अब अक्सर अगर ना मेरी नमाज़ लेट हो जाए या वो मुझे ना देखे कि मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, या अक्सर मेरा इरादा हो कि चलो यार स्किप कर देती हूँ, सुबह पढ़ लूँगी। अक्सर इशा के वक़्त ही ऐसा होता है ना कि बंदा कहता है कि चलो स्किप कर देते हैं, कोई नहीं कल क़ज़ा पड़ी जाएगी। तो वो बच्ची माशाल्लाह से ना मुझे रिमाइंडर देती है, मम्मा आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, उठे मम्मा नमाज़ पढ़े। तो अगर मैंने पढ़ ली होती तो मैं उसको कहती हूँ बेटा मैंने पढ़ ली थी। तो आपने कब पढ़ी? मैंने आपको नहीं देखा मम्मा। तो अक्सर मैं शाम को जब वॉशरूम में जाऊँ तो कहती है मम्मा वज़ू करने गई थी, मैंने भी वज़ू करना है। अच्छा, अब उसको बेसिक वज़ू का भी तरीका आता है और नमाज़ के एक्शन सारे आते हैं। ज़ाहिर है अभी बोलना नहीं आता होगा उसे कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो उसको सारा वो आता है। और मुझे याद है कि हमारी अम्मी ने हमें नमाज़ ऐसे सिखाई थी कि ना वो जैसे नमाज़ के लिए खुद खड़ी होती थी ना, तो हमें साथ खड़ा करके ना, तो मतलब वो लाउडली नमाज़ पढ़ती थी। तो हमें इस तरह से नमाज़ याद हुई। मतलब कोई हमें सिपारे वाली बाजी नहीं या कोई स्पेशल बैठ के नहीं, रट्टे नहीं लगवाए। उन्होंने मतलब करके दिखाया तो हमें याद हुई। तो अब मेरा भी यही होता है इरादा कि मैं फ़ातिमा को भई करके बोल के ना बताऊँ। अभी वो माशाल्लाह उसको 4 कलमे मैंने याद करवा दिए हैं। अभी 4 साल की नहीं हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब उसका पिकिंग पॉइंट इतना है कि ना, अब मैं ये नहीं कि उससे रट्टे लगवाती हूँ। रात को जब सोने का वक़्त होता है ना, तो मैं उसको पढ़ाती हूँ साथ अपने। 1 से 2 दफ़ा, हार्डली 2 दफ़ा मैं पढ़ाऊँगी, ज़्यादा नहीं। मतलब जैसे अब उसको सोने की दुआ आती है और 3 कलमे पक्के उसको आते हैं ना, ये मैं उससे सुनूँगी और चौथा कलमा मैं उसको साथ पढ़ाऊँगी। जैसे मैं पढ़ रही हूँ वो रिपीट कर रही है, तो इस तरह से तो उसको माशाल्लाह याद हो जाता है। बाकी वो जो कार्टून्स वगैरह देखती है, जैसे हज़ूर पाक पे दुरूद भेजना, इस्लामी कार्टून्स ही वो ज़्यादा देखती है। कनीज़ फातिमा, गुलाम रसूल, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, तो वो मतलब पिक करती है ऐसी बातें।
तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि जब वो मेरी ना पॉज़िटिव बातें पिक करती है। हाँ, एग्रेसिव भी है। अब वो क्यों हो गई है एग्रेसिव? क्योंकि मैं एग्रेशन दिखाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ उम्र के जाने से। क्योंकि एकदम ही ना जिस बंदे ने एक रात या अ, एक दिन भी हमारे अलावा नहीं गुज़ारा हो। जैसे उमर यहाँ पे था तो उमर की टक शॉप थी बिल्कुल ही हमारे घर के नीचे, और उस टक शॉप पे भी मैं उसको अगर दिन में 10 दफ़ा कॉल करती हूँ या 1 से 2 दफ़ा जाती हूँ मैं शॉप पे उसको खाना देने या कोई चाय-शाय देने, मतलब वो इतना करीब होने के बावजूद भी मैं उससे इतना इन टच में रहती थी, और एकदम ही वो बाहर चला गया और उसके बाद जब उसकी जॉब लगी तो पूरा-पूरा दिन हमारी बात नहीं हो सकती क्योंकि ज़ाहिर है वो पाकिस्तान तो है नहीं। एक 5 स्टार होटल में वो कर रहे तो वहाँ के कुछ रूल्स वगैरह हैं, तो वो हमारी मतलब उस तरह से बात नहीं होती। अक्सर तो ऐसा होता है 1 से 2 दिन भी गुज़र जाता है कि टाइमिंग मैच नहीं हो पाती उसकी, कभी अर्ली मॉर्निंग लगती है तो रात में लेट नाइट उसका ऑफ होता है। तो मैं भी काफ़ी थकी होती हूँ, मैं बच्चों के साथ इतना थक जाती हूँ कि जैसे ही बच्चों को सुला रही होती हूँ तो अक्सर सो जाती हूँ साथ। अक्सर मतलब इस तरह कोई टाइमिंग मैच नहीं हो पाती तो हमारी बात भी नहीं होती। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ कि अब एक तो वो भी चला गया, अब मैंने बच्चों को भी हैंडल करना है और मैंने घर को भी हैंडल करना है, मैंने बाहर को भी देखना है, मैंने खर्चे को भी हैंडल करना है। माशाल्लाह उमर मुझे बहुत अच्छे पैसे भेजता है, लेकिन मुझे फिर भी मुश्किल लगता है घर को चलाना। मतलब मुझे फर्स्ट ऑफ द मंथ से टेंशन स्टार्ट होती है कि महीना कैसे गुजरेगा, और लास्ट डेट तक मुझे यही टेंशन रहती है कि महीना कैसे गुजरेगा। तो इसलिए ना मुझे यही होता है कि जब सैलरी ऊपर भेजता है ना तो मैं हर चीज़ के पैसे सेपरेट करके रख लेती हूँ। मंथली ग्रॉसरी तो मैं कर लेती हूँ। मैंने टैंकर्स के पैसे रखने होते हैं, हमारे यहाँ टैंकर डलता है, मैंने बिल्स के पैसे रखने होते हैं और मैंने डेली के यूज़ के पैसे भी रखने होते हैं, मैंने इमरजेंसी के पैसे भी रखना होता है। लेकिन एंड ऑफ द मंथ वो सारे ख़त्म हो ही जाते हैं। मतलब मेरे हाथ में बरकत नहीं है, और मर्द के हाथ में बरकत हो या ना हो, लेकिन जब मर्द घर का खर्चा चलाते हैं ना तो एक तरह से औरत टेंशन फ्री होती है। मतलब जब उमर आता था तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होती थी। मुझे बस उसे एक मैसेज करना होता था, उमर ये चीज़ नहीं है आप ले आना, तो वो ले आता था। तो अब मुझे ना इस तरह की काफ़ी सारी टेंशन्स एक साथ जब मिली ना तो मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई हूँ। अब मतलब मुझे उस तरह से रेस्ट का वक़्त नहीं मिलता। अब मतलब उम्र था तो मुझे रेस्ट का वक़्त भी मिल जाता था कि कभी वो बच्चों को देख लेता था, हमें बाहर ले गया, ऐसे हो गया वैसे। लेकिन अब ये सब कुछ बंद हो गया है और घर ही घर है। बहुत कम, कोई 1-2 महीने बाद मैं बाहर जाऊँगी, जैसे किसी के घर वो भी चली गई, या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की कोई नीड हुई तो मैं चली गई, बस और कुछ भी नहीं। तो इस वजह से मैं इतनी एग्रेसिव हो गई हूँ कि वो सारा एग्रेशन मेरा बच्चों पे निकलता है। तो अब इसमें ना मेरा कसूर है ना और किसी का, ये सारे हालात का कसूर है कि ये सब हो रहा है। तो उस वजह से ना अब बच्चे कुछ भी करते हैं ना तो मेरे से बेचारे डाँट खाते हैं। कभी-कभी मुझे बहुत दुःख भी होता है कि यार इनका क्या कसूर है, मैं इन पे क्यों अपना गुस्सा निकाल रही हूँ। लेकिन ना वो मेरे बस में भी नहीं है। जब उमर गया था तो मुझे तो पैनिक अटैक्स वाले टाइप की चीज़ें हो गई थी। तो ना मैं अभी पिछले दिनों ही देख रही थी कि स्ट्रेस से कैसे बंदा बचे, कैसे डिप्रेशन से निकले। मतलब हाँ, हो जाता है बंदा जब किसी ने एक दिन भी ना गुज़ारा हो और वो एकदम ही बाहर चला जाए और सारी ज़िम्मेदारियाँ आप पे आ जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। ये वो ही समझ सकती है जिसका हस्बैंड बाहर है और वो अकेली रहती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरे ससुराल वाले बहुत करीब है, लेकिन फिर भी 95% चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ती हैं कि ये एक दिन की बात नहीं है, और मुझे अच्छा नहीं लगता पापा को बार-बार कहना। पापा खुद भी बीपी पेशेंट है, वो थक जाते हैं, अपने घर के भी काम करने होता है, मेरे घर के भी मोस्टली काम करते हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं पूरी ही तरह उन पे डिपेंडेंट हो जाऊँ। तो फिर इसलिए डेली की जो सब्ज़ी-शब्ज़ी होती है वो मैं खुद ही ले आती हूँ।
ऐसे छोटे-मोटे बाहर के काम सारे मैं खुद ही कर लेती हूँ और मोस्टली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन्हें बहुत कम बोलूँ ना। तो कहने का मकसद ये है कि जब एकदम बंदे पे इतनी चीज़ें आ जाएँ तो बंदा हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है कि मैं किस तरह मैनेज करूँ। और जब बंदे की बाहर आउटिंग ना भी हो रही हो ना, तब भी बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। बंदे का माइंड ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि वो एक ही ना डेली वो रोबोट्स वाली रूटीन बनी होती है, सुबह उठो वही सर्कल चल रहा होता है, कुछ चेंज नहीं होता। तो इसलिए ना मैं थोड़ी-सी हो गई हूँ एग्रेसिव, जिसकी वज़ह से बच्चे भी हो रहे हैं, मुझे इस बात का दुःख है। लेकिन अल्लाह खैर करे, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये था कि हम जो करते हैं वो हमारे बच्चे पिक करते हैं। तो अगर हमने अपने बच्चों से कुछ करवाना है तो हमें खुद पहले वो बात करनी होगी। अब मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी ने एक बहुत अच्छी आदत हमें डाली हुई थी कि मेरी अम्मी तो तब फ़ौत हो गईं जब मैं अभी 11-12 साल की थी, मतलब बहुत छोटी थी ना, कि मैं कहूँ कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया है। हाँ, समझाने से ज़्यादा हमने हमने नहीं कह सकती, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरी सिस्टर तो मुझसे 7 साल बड़ी है। मतलब उन्होंने मुझे इतना समझाया नहीं है जितना मैंने उनको देखा है, तो मैंने पिक की हैं चीज़ें। तो मतलब ना वो उन्होंने हमें बहुत अच्छी आदत एक डाली थी कि सुबह जब हम उठते थे ना, तो हम जब तक कुरान नहीं पढ़ते थे वो हमें नाश्ता नहीं देती थी। मेरी सिस्टर और अम्मी तो नमाज़ फज्र में पढ़ती थी, उसके बाद ज़ाहिर है सो जाती थी। फिर जैसे स्कूल के लिए उठना है, अम्मी तो नहीं सोती थी, सिस्टर ही सोती थी। स्कूल के लिए जैसे उठना है, यहाँ अम्मी भी मेरी जॉब करती थी, जाना है जो, तो वो हमें जैसे जितनी देर अम्मी नाश्ता बना रही हैं तो हमने उतनी देर कुरान पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? सिपारा या जो भी कुरान वो हमने पढ़ना है, उससे पहले हमें नाश्ता नहीं मिलना। बहुत अच्छी आदत हमने अम्मी ने हमें डाली हुई थी। अब मैं चाहती हूँ कि फ़ातिमा भी ये आदत हो जाए, लेकिन मैं नहीं कर पा रही क्योंकि सुबह उठती हूँ ना साथ ही, तो ये बच्चों की चीज़ें ही नहीं ख़त्म हो रही होती, कभी ये कभी वो। तो मतलब वो मैं उस तरह से नहीं, अपनी अम्मी की तरह नहीं मैं बच्चों को लेके चल रही, वाक़ई में मुश्किल हो रही है। तो अब यही इरादा है कि ऐसे मैं कर लूँ ना, इंशाल्लाह मैं फिर भी ट्राई करूँगी, अपनी बच्ची में भी ये आदत डालूँगी, बहुत अच्छी आदत है। और मेरी अम्मी ने ये भी आदत डाली हुई थी कि रात को सोने से पहले सारे घर में आयतुल कुर्सी पढ़ के फूँकनी है, हर कोने में। मुझे और मेरी सिस्टर को कहती होती थी, जाओ आयतुल कुर्सी पढ़ के फूँक के आओ। और अपने ऊपर भी पढ़ के फूँकनी है, पूरे घर पे भी। और ये आदत मुझे बचपन से अभी तक है, कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रा कि मैंने ऐसा ना किया। और जिस दिन मैं आयतुल कुर्सी ना पढूँ तो मुझे लगता है कि समथिंग इज़ मिसिंग, या अगर मैं आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ूँगी तो मुझसे कुछ छिन जाएगा। मुझे वो दिन अभी भी याद है कि जिस दिन मेरी अम्मी के लास्ट डे था, अम्मी के नाक से मुँह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो अम्मी को हॉस्पिटल ले गए थे। ऑब्वियसली मुझे साथ नहीं लेके गए थे, मैं बहुत छोटी थी, 10, 11, 12 साल की थी। मेरी सिस्टर और मेरे बहनोई लेके गए थे, और जहाँ हम रहते थे नेबर्स वगैरह। तो उस रात मैंने जो आयतुल कुर्सी पढ़ी थी तो अम्मी मेरे पास नहीं थी, वरना मैं उन पे हमेशा फूँकती थी। तो मुझे लगा कि जैसे मैंने उन पे नहीं फूँकी तो इसलिए वो मुझसे दूर हो गई हैं। तो मतलब मेरे माइंड में ये बात रह गई कि अगर मैं आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ूँगी तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो अब ऐसा कोई दिन नहीं गुज़रा कि मैंने ना रात को पढ़ी हो, अगर मैं ना पढूँ तो मुझे नींद नहीं आती, ऐसे लगता है कि कुछ रह गया है। तो शुक्र अल्लाह का कि काफ़ी अच्छी आदतें अम्मी ने डाली हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में भी ऐसे ही आए, और मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं उतनी अच्छी माँ नहीं हूँ जितनी अच्छी मेरी माँ थी, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। तो बाकी तो अल्लाह खैर करे, वक़्त के साथ सब कुछ हो ही जाएगा। तो पता नहीं व्लॉग ख़त्म हो गया, मैंने तो कुछ बताया भी नहीं शादी-वादी का। खैर कोई बात नहीं, एनीवेज़ यहाँ पे हम व्लॉग को एंड करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें मुझे और फ़लस्तीन। फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।